वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो एक एरिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, मतलब फिजिकल फैक्टर। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मतलब वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्डली सोशल फैक्टर, मतलब उनकी सोसाइटी में किस तरह का एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। इन तीन फैक्टर्स की वजह से आज इस वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेनिंग कल्टीवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर, मार्केट गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग। और इन सब को हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। अब तुम इनमें से जो भी एग्रीकल्चर डिसाइड करोगे उसके बेसिस पे तुम्हें डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी। चलो तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को थोड़ा डीपली पढ़ा जाए। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम्स ऑल द प्रोडक्ट लोकली ग्रोन। फार्मर जो भी अपनी फील्ड के ऊपर उगा रहा है उसे वो खुद ही कंज्यूम कर ले रहा है। या फिर इसे ऐसे समझो, जिस भी विलेज में ये क्रॉप्स उग रही हैं, ये सारी क्रॉप्स उसी विलेज के इंसान खा जाएंगे। और अगर ये अपनी सारी फसल खुद ही खा जाएंगे तो ये कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। या फिर कभी कभी थोड़ा सा सरप्लस बच भी जाता है जिसे ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करते। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, जिसके अंदर राइस की कल्टीवेशन होती है। और सेकंड होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन पैडी। इस टाइप के एग्रीकल्चर में राइस को छोड़कर बाकी सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे व्हीट, मिलेट, बार्ले, मेज एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अब इस नाम के पीछे का लॉजिक भी समझ लो। पहले हम एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं, फिर जब 2-3 साल बाद उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो हम दूसरे लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करना चालू कर देते हैं। फिर जब उस दूसरे लैंड की भी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर हम किसी तीसरे लैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर कल्टीवेशन करते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो पहले ट्राइबल पीपल की कम्युनिटी एक पैच ऑफ लैंड को ढूंढती है जिसके ऊपर फॉरेस्ट होते हैं। फिर इस ट्राइब के लोग अपने टूल्स की हेल्प से यहां के फॉरेस्ट को स्लैश कर देते हैं और उन्हें बर्न कर देते हैं। इन पेड़ों के जलने के बाद जो ऐश आती है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है और हमारी सॉइल नेचुरली फर्टाइल बन जाती है। और फिर ये ट्राइब इस फील्ड के ऊपर एग्रीकल्चर कर सकती है। तो प्रोसेस क्या थी, पहले इन्होंने पेड़ों को काट दिया, उन्हें स्लैश किया, उसके बाद उसमें फायर लगा दी और जो ऐश हमें मिली उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। और इस लॉजिक की वजह से हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये लोग एक छोटे से एरिया के ऊपर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं और क्योंकि वो एरिया छोटा होता है इसीलिए इनका कल्टीवेटेड पैच भी स्लो होता है। कल्टीवेटेड पैच का मतलब है वो एरिया जिसमें ये ट्राइबल सोसाइटी अपने प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करती है। इनके टूल्स प्रिमिटिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टिक एंड हो। अब 3 to 5 ईयर के बाद इस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और इस लैंड के ऊपर कम प्रोडक्शन होगी, तो इसीलिए ये अब दूसरे लैंड की तलाश में निकल जाते हैं। फिर ये इस लैंड के ऊपर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। फिर जब उस लैंड की भी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो ये दूसरे लैंड के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। फिर ये लोग इस लैंड के ऊपर भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। अब इस मीन टाइम में क्या होगा, जिस लैंड के ऊपर इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर करी थी उसके ऊपर वापस से ट्री वगैरह उग जाएंगे और ये एक फॉरेस्ट बन जाएगा। तो जब इस थर्ड पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो ये दोबारा से शिफ्ट करेंगे और क्या पता इस शिफ्टिंग के प्रोसेस में ये अपने सबसे पहले वाले लैंड के ऊपर ही आ जाएं और वहीं पर कल्टीवेशन करें।
One of the major problem of shifting cultivation is that the cycle of झूम become less and less due to loss of fertility. जैसे तुमने अभी फ्रेशली एक लैंड को स्लैश एंड बर्न किया है, तो तुम उस लैंड के ऊपर एक ईयर में 2 या 3 बार क्रॉप लगा सकते हो। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में जैसे जैसे उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी तो नंबर ऑफ क्रॉप्स भी कम हो जाएंगे, बिकॉज हम इसमें आर्टिफिशियल मैन्योर या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। अब जो ट्राइब्स ट्रॉपिकल एरिया में रहती हैं वो ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही प्रेफर करती हैं, और डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट प्लेसेस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में हम इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं, और इंडोनेशिया एंड मलेशिया के एरियाज में हम इसे लदांग कहते हैं। इस टेबल को याद कर लेना बिकॉज ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि ग्लोबली शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। सबसे पहली बात है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो ट्राइब करती हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में रहती हैं। तो फर्स्ट एरिया है ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन, सेकंड एरिया है हमारा साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन, और थर्ड एरिया है हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन। चलो, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग और एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना। बाय बाय।